सो हम लोग फ्रिक्शन कंटिन्यू करेंगे जहाँ पिछली क्लास में रुके थे। तो आज हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब सारी चीजें करेंगे और इंक्लाइन प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तब कैसे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सबसे पहले। So angle of friction between any two surfaces in contact is defined as angle which the resultant of the force of limiting friction F and normal reaction R makes with the direction of normal reaction R. So ये जो angle of friction है, ये angle of friction क्या है? Between any two surfaces. देखो ये जो हमारा normal contact force है, normal reaction, ठीक है? Angle with the resultant of force of limiting friction. देखो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है, इसको हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स बोला था। पिछली क्लास में अगर याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, इसको हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स बोला था। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो एंगल होता है, जो एंगल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन से बना रहा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो है, वो जो नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बनेगा, इस एंगल को, थीटा को, इस एंगल थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? So the value of angle of friction depends on the nature of material of the surfaces in contact and the nature of the surfaces. तो ये जो angle of friction है, nature of material, जो ये इसका मटेरियल, ब्लॉक का मटेरियल है, जो ग्राउंड का मटेरियल है, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और उनके नेचर ऑफ सर्फेसेस, मतलब रफ है, स्मूथ है, ऑयली है, कैसा है उसका सरफेस, उस सरफेस पे भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा, तो जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन होगा, कि भाई हम लोगों को पता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। ठीक है, सो और उसके अलावा जो ये रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आर जो है, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ एन से कर रहे हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन हो गया, और ये जो ओ ए वाला जो फोर्स है, ये एन हो गया। अब हम लोग को पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज ए सी बाय ओ ए, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया इस एंगल के लिए, tan थीटा के लिए। सो इसको हम लोग लिखेंगे tan थीटा। AC क्या है, ये जो AC है, ये OB के बराबर है। AC जो है OB के बराबर होगा, तो OB बाय OA लिख लेंगे। OB को हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बाय OA मतलब नॉर्मल रिएक्शन। FL मतलब म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय एन हो गया, एन और एन कैंसिल हो गया, तो tan थीटा म्यू के बराबर हो गया। तो रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा क्या है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan of the angle of friction. So coefficient of limiting friction between any two surface in contact is equal to tangent of the angle of friction between them. So tangent of angle of friction is coefficient of limiting friction. ठीक है, so mu is equal to tan theta हमारा रिलेशन है
जो कि coefficient ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिलेट करता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now, a body of mass m, एक एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए। सो कह रहा है बॉडी ऑफ मास m रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर which it has which has a coefficient of static friction mu s as shown in figure. Now a pulling force F acts at an angle theta. Find the with the horizontal, find the magnitude of F for which block will just move. तो हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालना है जिसपे कि ये मूवमेंट होगा। एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये नॉर्मल रिएक्शन एन है, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम फोर्स लिखते हैं f cos थीटा इज इक्वल टू fs हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फोर्स निकालना है विच विल जस्ट मूव, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, सो अब n का वैल्यू निकालना है, ये फर्स्ट हो गया। n देखो f साइन थीटा प्लस ऑफ n, राइट, इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन का, n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग f cos थीटा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को f का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे जो n का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा इक्वेशन फ्रॉम 1 इन 2, ये जो n का वैल्यू है फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाला हो जाएगा f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg माइनस f sin थीटा। सो इसको पूरे को सॉल्व करो, f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। f को क्योंकि निकालना है तो f वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं, f cos थीटा प्लस म्यू एस इंटू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि f को कॉमन ले ले, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। f इज इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, so f is equal to mu s mg divided by cos theta plus mu s sin theta, ये हमारा f फोर्स हो गया। ठीक है, यही हमें निकालना था वैल्यू। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वैसा ही सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, तो इसको नहीं करेंगे, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं बाद में। 153rd वाला हम लोग करते हैं। इसमें ऊपर से फोर्स लग रहा है, वहां पे हम फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे थे, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। सो a block placed on a horizontal surface is being pushed by a force F making an angle theta with the vertical। अब हम लोग इसको पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ with an angle theta with the vertical से हम लोग एंगल थीटा बना रहे हैं। If the friction coefficient is mu,
यहाँ पे जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन हो गया यहाँ पे। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड, तो हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे कि ब्लॉक बस मूव करने लगे। डिस्कस द सिचुएशन व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो हम लोग को सिचुएशन वो भी डिस्कस करना है जब tan थीटा म्यू से कम है। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, ये f का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक वर्टिकल कंपोनेंट करोगे तो ये हो जाएगा f cos थीटा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसको लिख लेंगे f sin थीटा। नीचे फोर्स mg लग रहा है, ऊपर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग बात करें, सो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे f sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोग फोर्स को लिखते हैं, यहाँ पे जस्ट मूव करना है तो ये फोर्स बैलेंस करेगा f sin थीटा, सॉरी ये f cos थीटा था ना, आई एम सॉरी, इसको f cos थीटा लिख लो। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स था वो f cos थीटा था, हॉरिजॉन्टल में f sin थीटा है। तो f sin थीटा इज इक्वल टू जो फ्रिक्शन फोर्स है विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हो गया। अब ये जो n का वैल्यू है इससे सब इसको पुट कर लेते हैं फ्रॉम 1 इंटू फर्स्ट वाले इक्वेशन से सेकेंड वाले इक्वेशन में n का वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा f sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू f cos थीटा प्लस ऑफ mg हो गया। अब हमें वैल्यू f का अगर निकालना है तो सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे, राइट। हाउ मच फोर्स इज नीडेड पूछ रहा है आपसे, तो मतलब f sin थीटा माइनस म्यू इंटू f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। f अगर हम लोग को निकालना है कॉमन ले लेंगे बाहर, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, f cos थीटा प्लस mg इज इक्वल टू n है, ठीक है, एंड f sin थीटा इज म्यू इंटू n। हाँ, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो गया इज इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन है, तो जो f का वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो गया। ये हमारा f का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर tan थीटा म्यू से होगा तब म्यू से कम है तब क्या करेंगे, तो आप ये देखिए tan थीटा लेस देन म्यू, इसका मतलब क्या हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा इज लेस देन म्यू, इसका मतलब sin थीटा इज लेस देन म्यू cos थीटा। sin थीटा अगर म्यू cos थीटा से लेस है मतलब sin थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा इज लेस देन जीरो। मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब f नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो आप f अगर नेगेटिव हो गया तो कितना भी फोर्स लगा लो f का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो ये कभी भी आगे मूव नहीं करेगा। सो व्हेन sin tan theta is less than mu, the object will never move towards right। क्लियर है बच्चों? यस सर। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. आप लोग Yes, sir.
आप लोग का किसी का हमको अभी तक एच.सी. वर्मा का जो क्वेश्चन मैंने बोला था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, अभी तक हमको किसी ने भेजा नहीं है। हाँ, सर मैंने तो भेज दिया। कौन? चेतना? चेतना बोल रही हो? यस सर। चेतना का आया हुआ है और किसी का नहीं आया है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, चेतना तुमने उसमें डाउट्स भी अपने लिख के भेजे हैं या फिर तुमने डाउट्स अभी नहीं लिखे हैं? मेल में डाउट्स सर लिखे? डाउट भी है और सॉल्यूशन भी है। अच्छा, ठीक है, एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे उसको। बाकी लोग का क्या है भाई? हाँ, हर चैप्टर के बाद याद दिलाना जरूरी नहीं है ना। तुम लोग को अब सेल्फ ड्राइव करना है अपना प्रिपरेशन। मेरे बोलने का वेट मत किया करो कि सर बोलेंगे तब करके देंगे। मेरा काम थोड़ा ना है ये, काम तुम्हारा है। एच.सी. वर्मा बनाओगे तो क्या हमको कुछ वृद्धि मिलेगा? हाँ, मेरे अंदर कोई ज्यादा हमको नॉलेज मिल जाएगा अगर तुम बनाओगे एच.सी. वर्मा? भाई तुम बनाओगे तुमको फायदा होगा, और नहीं बनाओगे तो तुमको नुकसान होगा, राइट? ये एक ऐसी किताब है जिससे हमेशा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर बनता है। तुम करके तो देखो। हाँ, एक किताब तो फॉलो करेंगे ना रिलीजियसली। जब तक एक किताब को फॉलो नहीं करेंगे कभी भी प्रिपरेशन अच्छी दिशा में नहीं जाता है। किताब जो होती है, कोई भी स्टडी मटेरियल अलग है, किताब अलग है। किताब से जो तुमको ज्ञान प्राप्ति होगा, स्टडी मटेरियल से ज्ञान वैसा नहीं मिल सकता है, या किसी के पढ़ाने से वो ज्ञान नहीं मिल सकता है। सब चीज का अपना अपना योगदान है। मेरा पढ़ाना एक अलग योगदान है, स्टडी मटेरियल और जो डीपीपी वगैरह देते हैं वो एक अलग योगदान रखता है, और एक किताब जो आप फॉलो करते हैं उसका एक अलग योगदान है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ उसमें योगदान है, या फिर तुम बोल सकते हो कि हर किसी का अपना अपना वर्क है। अब वो काम तो तभी पूरा होगा जब उस चीज को करेंगे, अदरवाइज वो वाला पोर्शन रह जाएगा आपका। जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना है वो उतने अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगा। कब तक भेजोगे मुझे ये? हाँ, बताओ। किसी को नहीं बोलना है कुछ? सर आज भी देंगे। कल भेज देंगे। आजकल का नहीं, हम तुमको और समय देते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि अभी फ्रिक्शन भी देखो हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं। फ्रिक्शन में अभी थोड़ा टाइम है। तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला जो पोर्शन है तुम हमको संडे तक भेज दो, सैटरडे संडे तक, संडे तक हमको भेज दो, ठीक है? आज वेडनेसडे है, तुम्हारे पास और समय है। अभी ऐसे भी फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी भी रहेगा दुर्गा पूजा का, तो वहां का पूर्णिया का नहीं पता है कितने दिन छुट्टी है, बट हमारे यहाँ पे तो 3 दिन छुट्टी है। तो मंडे को फिर हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करें फिर कि जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और कोशिश करना कि मैं तुम्हें और भी काम भेजूंगा अभी, उसको भी खत्म करना। बट ये तो एच.सी. वर्मा तो बिल्कुल ही कोशिश करना है कि बिल्कुल निपटा लेना है सारे क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, तुम लोग सब अच्छे बच्चे हो, तुम लोग से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। तुम लोग ही नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना? सब लोग अच्छे से मोटिवेटेड रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। किसको नींद आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट से कोई एक इस तरह से अगर हम लोग देखें, एक मिनट में वीडियो देखो। अब अगर इस तरह से देखोगे, राइट, तो ये अभी स्टेशनरी है ना, इस पे जो रिमोट रखा हुआ है वो ऐसे स्टेशनरी है। जैसे धीरे धीरे इसका एंगल हम लोग बढ़ाएंगे, इसका इंक्लाइन बढ़ाएंगे, एक ऐसा एंगल आएगा जब ये मूव करने लगा, राइट? मतलब ये स्टेशनरी पे तो मूव कर नहीं रहा था, हॉरिजॉन्टल था तो मूव नहीं कर रहा था। जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाते, ये देखो एंगल बढ़ रहा है ना, ये इस एंगल पे ये जस्ट मूव करने लगा, राइट? तो वो एंगल जिसपे ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करके नीचे गिरे
उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं. सो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है, इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. So this is defined as minimum angle of inclination of a plane with horizontal such that the body placed on the plane just begins to slide down the incline. तो वो एंगल जिसपे ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. सबको समझ में आ गया क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? भाई हॉरिजॉन्टल में नहीं मूव किया था, थोड़ा सा और इंक्लाइन किए तो भी नहीं मूव किया, और इंक्लाइन किए तो भी नहीं मूव किया. इस इंक्लिनेशन पे जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, वो इंक्लिनेशन जो है, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. क्लियर बच्चों? So it is represented by alpha. Its value depends on the material and nature of the surfaces in contact. ये जो अल्फा है क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, दोनों चीज पे डिपेंड करता है. In figure, AB is an inclined plane such that plane body placed on it just begins to slide down. तो just ये slide down करना शुरू करता है. अब अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये देखो mg नीचे के तरफ लग रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो एक जो इंक्लाइन के अलोंग लगेगा उसको mg साइन अल्फा कहते हैं, और जो इंक्लाइन से परपेंडिकुलर लगता है उसको हम लोग mg cos अल्फा कहते हैं. रिएक्शन फोर्स ऊपर इधर लग रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है. क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी नीचे की तरफ आने का है, तो इसका मोशन बिकॉज नीचे की तरफ आने का है, इसका टेंडेंसी. हम लोगों ने देखा था फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किस डायरेक्शन में होता है, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करे, या फिर एक ऑब्जेक्ट जिधर टेंड कर रहा है मूव करने के लिए, टेंडेंसी जिधर है मूवमेंट का उसको अपोज करे. टेंडेंसी इसका क्या होगा, नीचे की तरफ आने का होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको अपोज करेगा, ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. और जो लिमिटिंग केस होगा, जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना होगा, उस समय ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल तो म्यू इंटू एन या म्यू इंटू आर, जो भी यहाँ पे अगर आर है तो म्यू इंटू आर लिख लो, रिएक्शन फोर्स. अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं दोनों तरफ, नीचे इंक्लाइन के अलोंग, तो हम लोग बेसिकली एक्स और वाई इधर मान लेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और एक लिखेंगे टुवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिखेंगे तो एक फोर्स नीचे है mg साइन अल्फा, और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि म्यू इंटू आर के बराबर है, पहला इक्वेशन. दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर लिखेंगे, आर जो है वो mg cos अल्फा के बराबर है, दूसरा इक्वेशन. आर का वैल्यू दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन को कंबाइन कर दें अगर, तो mg साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos अल्फा हो गया. अब ये mg और mg कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओगे तो मतलब साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू हो गया. तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने देखा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी tan थीटा म्यू के बराबर था, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग का भी tan अगर निकालेंगे तो म्यू के बराबर हो. लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना. एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग चीज था और एंगल ऑफ रिपोज अलग चीज है, लेकिन दोनों एंगल का टेंजेंट जब हम निकालेंगे तो म्यू के बराबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही आएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So now mg can be resolved into two rectangular components, mg cos alpha opposite to r and mg sin alpha opposite to f. तो mg cos alpha जो था r के opposite था, और mg sin alpha फ्रिक्शन फोर्स के opposite है, तो फ्रिक्शन फोर्स mg sin alpha के बराबर हो गया, रिएक्शन फोर्स mg cos alpha के बराबर हो गया. फ्रिक्शन फोर्स बाय r इज जो हम लोगों ने सॉल्व किया, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, है ना. तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन देम.
और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो बिकॉज tan थीटा और tan अल्फा दोनों म्यू के बराबर है, मतलब थीटा अल्फा के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ये देखते हैं। सो एक सेकंड। So work done in moving a body over a rough horizontal surface. So we know that friction always opposes the relative motion between any two surfaces in contact. Hence some work has to be done in moving a body over a rough horizontal surface. तो मान लो हमारे पास rough horizontal surface है, उसके ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो बिकॉज फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, तो फ्रिक्शन जो है कुछ वर्क करेगा अगेंस्ट द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग। तो हम लोग जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे एक्सटर्नल फोर्स से, उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन एक वर्क करेगा। वो फ्रिक्शन का जो वर्क होगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर ऑन अ लेवल ट्रैक द वेट mg ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। mg r के बराबर होगा, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करें तो। टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन लेवल ट्रैक, अगर इस ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव करना है तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से बराबर होना चाहिए। जैसे ही बराबर होगा वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू का टेंडेंसी मूव करने का। तो अगर उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जस्ट मूव कराना है तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। सो मिनिमम फोर्स विच शुड बी अप्लाइड जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव करे इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। Under the application of action of applied force, suppose the body slides through a distance s, इस applied force की वजह से ये object जो है distance s move करता है। तो work done हम लोग ने पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में, force into displacement होता है, distance along the direction of force। ठीक है, तो work and energy आगे हम लोग पढ़ेंगे। So distance along the direction of force, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स P लगा रहे हैं एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो P है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो हम लोग फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को लिमिटिंग के, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू आर रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के इंटू आर हो गया। अब ये म्यू के इंटू आर जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर ले तो म्यू के इंटू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, राइट। सो ये है वर्क डन। वर्क डन in moving an object with a uniform velocity will be equal to mu k mg, ये friction force into displacement s, ये होता है, ठीक। Knowing mass m, distance s moved and the coefficient of friction mu, we can, ठीक है, we can calculate the work done in moving the body over a rough horizontal plane. Obviously it would depend upon weight of the body, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, weight of the body mg पे डिपेंड कर रहा है, material and nature of surface in contact mu k पे डिपेंड कर रहा है, distance moved s पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अब वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, अभी हम लोगों ने केस देखा था जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो नीचे मूव कर रहा है तब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। इसी ऑब्जेक्ट को अब अगर ऊपर की तरफ हम अगर मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। बिकॉज हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को
इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसको मूव करा रहे हैं, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे के तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा और इसका एक वेट भी लगेगा, दो कंपोनेंट होगा। तो एक ऑब्जेक्ट को जब ऊपर हम लोग पी फोर्स से खींच रहे होते हैं, नीचे क्या क्या फोर्स लग रहा होता है, एक वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा। देखो वेट एक ये mg है, इसके दो कंपोनेंट, एक इंक्लाइन के अलोंग है और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। इंक्लाइन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा है, और इंक्लाइन के जो परपेंडिकुलर लग रहा है वो mg cos थीटा है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी नीचे के तरफ लग रहा है, क्योंकि टेंडेंसी इसका मूवमेंट का कहाँ है, ऊपर के तरफ है। फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी को अपोज करता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो उस समय फ्रिक्शन नीचे के तरफ लगेगा, क्योंकि जो रिलेटिव मोशन है ऊपर के तरफ उसको अपोज करेगा। सो अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखें यहाँ पे, तो जो हमारा रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, और जो p फोर्स है ऊपर के तरफ लगा रहे हैं, दैट इज mg sin थीटा प्लस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो p इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू आर, और p इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस ये जो म्यू है और r जो है म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। सो बेसिकली जो p है दैट इज इक्वल टू mg कॉमन ले लेंगे, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, mg को कॉमन ले लेंगे तो दिस इज द मिनिमम फोर्स which should be applied on a body so that it starts moving upward। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स। अब वर्क डन निकालना होगा इसी में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो s डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा जब एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं फॉर ए डिस्प्लेसमेंट s। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो यही चीज यहाँ पे निकाल के बताया भी हुआ है तुम्हारे, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के इंटू आर इंटू एस। अब फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, तो ये ना एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि है ना, इसको पूरा डिफाइन करता है फ्रिक्शन को। जरूरी भी है और इविल भी है। जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए है क्योंकि हम चल भी नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज हो नहीं सकता है बिना फ्रिक्शन के। और इविल क्यों? क्योंकि हम लोग का एनर्जी वेस्ट होता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो जरूरी भी है, बट बिकॉज ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी वो इविल भी है। सो फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इविल। इट इज नेसेसिटी बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट। बिना फ्रिक्शन के कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हम लोग जो पेन से लिख रहे हैं, मान लो ये जो भी हम लिख रहे हैं, है ना, ये जो फ्रिक्शन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ये भी तो फ्रिक्शन की वजह से ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो पेन जो है स्मूथ सरफेस पे चलेगा ही नहीं, राइट। तो फ्रिक्शन जरूरी है इसीलिए। At the same time, it is an evil because it involves unnecessary waste of energy. Waste of energy होता है, that's why it is an evil, right? Now, friction is a necessity. Advantages of friction क्या क्या है? पहला तो necessity कैसे है friction, वो पहले समझेंगे। तो सबसे पहला कि walking will not be possible without friction। हम जो चल पा रहे हैं जमीन पे वो फ्रिक्शन की वजह से ही है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम जो शूज पहने हुए हैं, राइट, तो शूज से लेट्स से तो ये बेसिकली शूज से हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ग्राउंड हम लोगों को आगे की तरफ पुश करता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो वी पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड, बेसिकली इस डायरेक्शन में पुश करते हैं। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये वाला जो है ये वेट को ये कर रहा है, और दूसरा ये जो हम पुश कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, मतलब सॉरी पुश पीछे लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स उस पे आगे के तरफ लगेगा,
जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करते, मतलब हम लोग वॉक कर पाते हैं आगे। So walking will not be possible without friction. Our foot pressing the ground for walking will slip. अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये स्लिप कर जाएगा फुट और हम लोग आगे गिर जाएंगे, बट when there is no friction. दूसरा, no two surfaces will stick to each other if there is no friction. दो चीज को हम चिपका पाते हैं इसीलिए क्योंकि फ्रिक्शन है उनके बीच में। तीसरा, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क। ब्रेक भी क्यों वर्क करता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक पैडल, ब्रेक शू जो है, मान लो हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल का जो ब्रेक मारते हैं तो दो इस तरह के वो लगे हुए होते हैं ना पहियों के साइड में, देखे हो ना, ऐसे इस तरह से एक रबर जैसा लगा रहता है, वो जाके चिपक जाता है पहिए से और जिससे पहिया रुक जाता है, राइट, है ना। तो ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। चौथा, नट्स एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क। जो बोल्ट से हम लोग मशीनरी को टाइट करते हैं, वो नट्स एंड बोल्ट्स, दैट विल आल्सो नॉट वर्क। पांचवा कह रहा है, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और ऑन पेपर विल आल्सो नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं या पेपर पे लिख रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं होगा फ्रिक्शन के बिना। हम लोग चौक से जो बोर्ड पे लिखते हैं, चौक उस पे चिपक के रह जाता है इसीलिए क्योंकि फ्रिक्शन है, अदरवाइज तो नहीं रहेगा। फिफ्थ है, the transfer of motion from one part of machine to the other part through belts and pulleys will not be possible without friction. भाई हम लोग क्या करते हैं, एक पुली को, ये पुली पे जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पुली पे इसीलिए घूम पाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है इसके बीच में, स्ट्रिंग और पुली के बीच में। एडेसिव विल लूज देयर प्रॉपर्टीज, है ना, कोई भी चीज जिससे चिपका पाते हैं उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल। जो हम लोग कोई भी चीज पेंट करने के पहले जो सैंड पेपर से साफ करते हैं, है ना, वो भी will not be possible without friction. Ninth कह रहा है, friction between the road and tires of a car provide the necessary force of acceleration, necessary force to accelerate the car. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार का मूवमेंट वगैरह जो एक्सेलरेशन है वो सब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। जो कार के टायर्स में तुम ट्रेड्स देखोगे, ट्रेड्स मतलब उसमें इस तरह का ग्रूव जैसा एक बना रहता, राइट, देखो ना, ऐसे गड्ढा जैसा, ऐसे ऐसे गड्ढे जैसा बना रहता है। तो ये जो ग्रूव्स बने रहते हैं फ्रिक्शन के लिए बना रहता है। अगर ये फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो उसके बाद टायर क्या है, रोटेट नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा गाड़ी। फ्रिक्शन बिटवीन अ मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स, तो कोई भी माचिस को जलाने के लिए उसके ऊपर जो वो पेपर का साइड में चिपका हुआ रहता है, राइट, डॉट 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 बना हुआ रहता है। ये क्यों बना रहता है? क्योंकि अगर हम माचिस की तीली इससे ले जाके इसके अगेंस्ट पुश करते हैं तो फ्रिक्शन से वो हीट प्रोड्यूस होता है जिससे वो जलता है, राइट। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो माचिस की तीली भी हम नहीं जला पाएंगे। सो दीज आर द नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन एविल, सो फ्रिक्शन इज एन एविल, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अगर देखते हैं, पहला डिसएडवांटेज, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी हैज टू बी स्पेंड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो एनर्जी वेस्ट हो गया ना, तुम्हारा बहुत सारा एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग गया और बाकी जो एनर्जी बचा उसके वजह से ये ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहे हो आगे। सो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, that is why output is always less than the input. तो इसी की वजह से फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी वेस्ट होता है और यही वजह है कि आउटपुट जो है हमेशा इनपुट से लेस होता है। दूसरा, फ्रिक्शन causes wear and tear of the parts of machinery in contact. जो मशीनरी की पार्ट्स हैं जो आपस में कॉन्टैक्ट में है उसका वेयर एंड टेयर होता है, मतलब ये थोड़े दिन बाद ये खराब हो जाता है पार्ट्स। Thus their lifetime reduces, है ना। फ्रिक्शन जो वेयर एंड टेयर कॉज करेगा उसके वजह से उसका लाइफ टाइम घट जाता है। तीसरा, फ्रिक्शनल फोर्सेस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट which causes additional damage to the machinery and lowers its efficiency. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके वजह से, है ना, ये प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है। जब भी कोई भी चीज, दो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन से एक दूसरे के अगेंस्ट हम रब करेंगे कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, हाथ क्यों ऐसे ऐसे जाड़े में हम लोग रब करते हैं ना जिससे थोड़ा गर्म हो जाता है हाथ, तो वो क्या है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
तो बट मशीनरी के लिए ये अच्छा नहीं है ना, हाथ के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मशीनरी इसको अगर आप ऐसे रब करोगे तो धीरे धीरे वो घिस जाएगी मशीनरी के पार्ट्स, तो और उससे एफिशिएंसी लेस हो जाता है, ठीक है। Hence we conclude that friction is a necessary evil. तो बेसिकली नेसेसिटी भी हमने देख लिया, डिसएडवांटेजेस भी देख लिया। नेसेसिटी के वजह से, एडवांटेजेस के वजह से वो नेसेसिटी है, और डिसएडवांटेजेस की वजह से उसको एविल कहा जाता है। तो इसीलिए फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ नेसेसरी एविल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मेथड Yes, sir. ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, भाई हम लोग फ्रिक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। सम ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पॉलिशिंग करके। तो सरफेसेस को पॉलिश कर देंगे, जितना ज्यादा पॉलिश करेंगे उतना स्मूथ होएगा और फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। सो बाय पॉलिशिंग, मतलब एक लिमिट तक ही होता है, उसके बाद फिर वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। सो बाय पॉलिशिंग मतलब नॉर्मल जो हम लोग पॉलिश करते हैं, पॉलिशिंग मेक्स द सर्फेसेस स्मूदर, देयरफॉर फ्रिक्शन रिड्यूसेस। दूसरा बाय लुब्रिकेशन, lubricants like oil, grease, etc. fill up the irregularities of surfaces, making them smoother. Due to it, the two surfaces will not be in direct contact with each other. One surface will slide on the oil layer present there. तो lubrication हम करते क्यों है? Lubrication के वजह से दो surfaces जो contact में है, मान लो एक piston है, ये पिस्टन जो है इस पे मूव कर रहा है, इसके वॉल्स पे मूव कर रहा है ये पिस्टन। तो अगर वॉल्स में लुब्रिकेशन करके रखा है तो ये पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करने में, है ना, मदद मिलेगी लुब्रिकेशन की वजह से। सो लुब्रिकेशन बेसिकली आपको कोई भी मशीन पार्ट को मूव करने में इससे हेल्प मिलता है, और इसके वजह से क्या है कि डायरेक्टली ये सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं होते हैं, और वो बिकॉज डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट में ही है, तो जो ऑयल लेयर के ऊपर जो ये स्लाइड करता है उससे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। और बिकॉज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो ये जो पार्ट्स हैं ये भी सुरक्षित रहते हैं, ये भी सेफ रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा है बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को सिलेक्ट करके भी जिसके बीच में फ्रिक्शन कम हो, उस वैसा मटेरियल हम लोग चूज करें कोई भी चीज को बनाने में, तो फिर हम लोग को और मदद मिलेगी, फ्रिक्शन को और हम कम कर पाएंगे। सो वी हैव स्टडीड दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सो सरफेस ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन इन कॉन्टैक्ट कैन बी लाइंड विथ मटेरियल्स having low coefficient of friction. Lined with material मतलब उसके अंदर वैसा मटेरियल हम लोग चिपका देते हैं जिसमें कि लो coefficient of friction है। The surfaces of moving part of machine in contact can be lined with material having low coefficient of friction. On the same basis, tires are made of rubber. This is because friction between rubber and concrete is much less than friction between iron and concrete. ठीक है, तो फ्रिक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने के लिए हम लोग बेसिकली टायर को रबर से बनाते हैं, ठीक है। अदरवाइज की जो मेटल है उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, और रबर और टायर, रबर और कंक्रीट के बीच में बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए उसको कंट्रोल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाय स्ट्रीमलाइनिंग, तो जनरली एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये स्ट्रीमलाइनिंग यूज करते हैं। So friction due to air is considerably reduced by streamlining. तो जो हमारा प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, उनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करके बनाई जाती है। या फिर तुम ये गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों का जो शेप इस तरह का होता है, जितनी फास्ट कार होगा ना उसका शेप उतना अच्छा होगा, मतलब बेसिकली ये स्ट्रीमलाइन शेप होगा। इसके वजह से क्या है कि जो हवा की बहाव आती है, जो विंड्स, मान लो गाड़ी बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो विंड कुछ इस तरह से आना चाहिए कि ये इसके ऊपर से ऐसे गुजर जाए, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि विंड इसको डायरेक्टली जब हिट करेगी, और अगर स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होगा, मान लो एकदम ये ट्रक जैसा चीज हो गया, तो अब जो भी इधर से आगे आ रही है विंड जो आ रही है, वो क्या करेगा, ये ट्रक के मूवमेंट को, ये जो व्हीकल के मूवमेंट को रोकेगा, राइट। सो इसीलिए ये इस तरह का शेप बनाया जाता है जिससे व्हीकल के
मूवमेंट को ये अपोज नहीं करे, विंड जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो वो स्ट्रीमलाइनिंग इसीलिए हम लोग करते हैं। उसी तरह कोई भी एरोप्लेन वगैरह भी उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाया जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से जो भी चीज बहुत स्पीड से चलेगी उसका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है, जिससे एयर फ्रिक्शन की वजह से पार्ट्स का खराबी नहीं हो, पहला, दूसरा हीट बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो, है ना। तो इन सब की वजह से उसका शेप वैसा बनाया जाता है। So friction due to air is considerably reduced by streamlining the shape of the body moving through the air. For example, तो जो भी एयर में तेजी से मूव करता है, एग्जाम्पल जेट प्लेन है या एरोप्लेन है, फास्ट मूविंग कार है, ये सब का शेप जो है स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है। अब बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, तो मान लो दो सरफेसेस है, दोनों रोटेट कर रहा है, ये सरफेस और इस, अब अगर ये डायरेक्टली दो दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं और ये अंदर वाला स्फीयर रोटेट करेगा, बाहर वाला स्टेशनरी है, तो इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो उसके वजह से क्या है कि फ्रिक्शन के वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और जल्दी घिस जाएंगे ये पार्ट्स। अगर इनके बीच में छोटे छोटे बॉल्स लगा दें, वो बॉल्स क्या करेंगी, इसको मदद करेंगी, मतलब इसको घूमने में, है ना। ये इधर घूमेगा तो ये बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम के इसको सपोर्ट करेगा मूवमेंट में, ठीक है। और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा तो हीट भी बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होगा, है ना। तो इसके वजह से इसके वजह से ये हीट नहीं जनरेट होता है और उसके वजह से फ्रिक्शन भी कम होता है और ये जो वेयर एंड टेयर भी मशीन के पार्ट्स का कम हो जाता है। So by using ball bearings, so as shown in the figure, the ball bearing arrangement consists of two coaxial cylinders A and C. Coaxial cylinder मतलब axis same, ये A सिलेंडर और बाहर वाला जो सिलेंडर है ये हॉलो सिलेंडर है और ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है, इन दोनों को कोएक्सियल सिलेंडर कह रहे हैं। Between which suitable numbers of hard steel balls B are arranged. इनके बीच में देखो स्टील बॉल्स B is arranged। तुम लोग देखे होगे बॉल बेयरिंग बहुत सारी चीजों में यूज होता है। So the inner cylinder A is fitted on the axle and the outer cylinder C is fixed to the wheel. So when the wheel rotates, the balls B also rotate in the direction shown in the given figure. The wheel thus rolls on the balls instead of sliding on the axle. So in this way, sliding friction is converted into rolling friction, which is much less. और हम लोग को पता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम है, तो इसके वजह से मदद मिलता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है ज्यादा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट करते हैं, ठीक है, सो दैट तुम्हारा थोड़ा सा बेटर हो कॉन्सेप्ट। फिर अगले क्लास में हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम और ये सब और कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन देखो, a block of weight 20 Newton is placed on a horizontal table and a tension T is applied on the block। तो ये 20 न्यूटन का है और इसके ऊपर हम लोगों ने टेंशन T लगाया हुआ है राइट डायरेक्शन में। A force of 4 Newton keeps the block moving at a constant speed। तो 4 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ये जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मतलब फ्रिक्शन के बराबर हो गया। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सो व्हेन द ब्लॉक, ठीक है, इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है इधर लग रहा है, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो
म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू, इसको अगर मूव कराना है, जस्ट मूव कराना है, 4 न्यूटन के बराबर टेंशन होगा तब ये जस्ट मूव करेगा। सो उस समय कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एन का जो वैल्यू है, मतलब जो रिएक्शन फोर्स आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू mg के बराबर होगा। तो म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू टेंशन टी, और म्यू एस इंटू 20 इज इक्वल टू, ये जो टेंशन टी है हमारा, दिस इज 4, ठीक है। सो म्यू एस इज इक्वल टू 4/20 विच इज इक्वल टू, सॉरी म्यू के, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये म्यू के का वैल्यू हो जाएगा। सो 1/5 which is 0.2. और टेंशन कह रहा है ये कहां तक हम लेके जा सकते हैं, 8 न्यूटन तक ले जा सकते हैं बिफोर द ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग। तो जब ये मूव कर रहा है तब तो 4 न्यूटन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन हम लोगों ने नहीं लिया है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 8 न्यूटन, तब ये जस्ट अबाउट टू मूव है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब जो हमारा म्यू एस है इंटू एम जी इज इक्वल टू 8 हो गया। सो म्यू एस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे। सो दिस इज 4/10, दैट इज 0.4। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली लिमिटिंग केस में जब एक बार मूव करने लगेगा तब तुम 4 न्यूटन भी लगाओगे तो वो आगे मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मतलब जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग कम भी कर देंगे तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। बट वो स्टेशनरी से मूव कराने के लिए तुमको 8 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है। और जब एक बार मूव करने लगा उस समय कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमारा 0.2 आता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, the coefficient of friction between the ground and the wheels of a car moving on a horizontal road is 0.5. If the car starts from rest, what is the minimum distance in which it can acquire a speed of 72 km per hour? So let's say coefficient of friction between the ground and the wheel of the car moving on horizontal road, mu is equal to 0.5. तो if the car starts from rest, ठीक है, इधर move कर रहा है, right? What is the minimum distance in which the car can acquire a speed of 72 km per hour? ठीक है, so ये initial speed u is equal to 0 है, ये फाइनल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 72 इंटू 5/18, सो दिस इज 18 4 जा, सो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है। सो फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, इनिशियल स्पीड 0 है। हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस में ऐसा हो रहा है। सो
सो जो इसका वेट है, मान लो कार का जो वेट है वो mg होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है कार का वो n होगा। सो mg इज इक्वल टू n हो गया, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू n, दैट इज म्यू mg हो गया। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। और अब हम लोग, ये हमारा पहला एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, सो लेट्स से जो हम लोग जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही अगर हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, F फिजिकल टू जो भी फ्रिक्शन के वजह से है ना इसमें मोशन हो रहा है। सो ये देखो क्या होता क्या है, टायर्स में थोड़ा सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये टायर जब इधर की तरफ रोटेट करेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो आगे की तरफ लगता है। क्यों आगे की तरफ लगता है? जिससे इसके रिलेटिव मोशन को, ये पॉइंट किधर जाना चाहेगा? पीछे की तरफ जाना चाहेगा, रोटेट कर रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा। ये टायर का ये वाला पोर्शन जो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, उस पोर्शन का जो मोशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे भागने का होगा। भाई ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका जो पोजीशन है ये पीछे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की तरफ लगता है, जिसको कि हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं। मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू mg हो गया, और ये आगे की तरफ जो फोर्स इस पे लग रहा है उसके वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वही इसका, यही फोर्स इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट भी करा रहा है। तो म्यू mg जो है ma के बराबर हो जाएगा। सो इसके वजह से ये m कट जाता है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू म्यू इंटू जी हो गया। अब जब एक्सेलरेशन हम लोग को पता चल गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। a इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.5 है, g का 10 रखोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 20 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 5 2s are 10 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s। तो s इज इक्वल टू 400 बाई 10, 40 मीटर हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये हम लोग रोटेशन जब करेंगे तब और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर द मासेस ऑफ ए एंड बी आर 10 kg एंड 5 kg। तो ए का मास, इसका मास 10 kg है, इसका मास 5 kg है। कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ सी। सी का मास हम लोग को निकालना, मान लो m मास है इसका, विच में स्टॉप ए फ्रॉम स्लिपिंग। सी का कितना मास होना चाहिए जिससे ये
स्टॉप कर जाए। कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल, यहीं पे बस फ्रिक्शन है, यहाँ पे बस फ्रिक्शन है, तो इसका जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.2। तो भाई इस पे अगर ये इसको रोकना है, मतलब m के वजह से ये मूवमेंट इतना वेट हो कि जिसके वजह से मूवमेंट ना हो सके। अरे भारी ब्लॉक होगा तो नहीं मूव करेगा, तो भारी ब्लॉक होगा नहीं मूव करेगा, तो पहले हम लोग ये कंडीशन देखते हैं कि कब मूव नहीं करेगा। अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बी वाले ब्लॉक का जो लटक रखा है इधर राइट साइड में, उस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, mbg कर लो, और टेंशन t। तो यहाँ पे जो वेट है ये मास 5 kg है, राइट। तो टेंशन T विल बी इक्वल टू 5 इंटू जी, 10 हो गया। सो टेंशन T इज इक्वल टू 50 न्यूटन, पहला। अब दूसरा हम लोग ये A और C वाले का साथ में बनाते हैं। A के ऊपर C रखा हुआ है, तो इसका मास M, इसका मास 10 kg, दोनों मिला के 10 प्लस M टोटल मास इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे मिलेगा वो N मिलेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स F है। सो ये जो वैल्यू होगा, और जो इधर जो टेंशन T खींच रहा है, तो टेंशन T इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F। टेंशन T इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F मतलब म्यू इंटू N हो गया, ठीक है। N का जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस M इंटू जी। जितना ऊपर फोर्स है उतना नीचे फोर्स है, यहाँ रिप्लेस कर लो। टेंशन T इज इक्वल टू म्यू इंटू 10 प्लस M इंटू जी हो गया। टेंशन T का वैल्यू 50 न्यूटन है सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर दो, तो 50 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.2 है, 10 प्लस M इंटू 10 हो गया। तो 0.2 इंटू 10 2 हो गया, 50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 प्लस M हो जाएगा। इसको कट करोगे ये 25 हो गया, तो M इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस ऑफ 10, दैट इज 15 kg। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो 15 kg का ब्लॉक सी जो है उसके ऊपर रख देंगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा बॉडी रोल्ड ऑन आइस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसको हम रोल कर देते हैं एक विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से रोल कर दे। कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो ये जो है रेस्ट पे आ जाता है, कितने डिस्टेंस जाने के बाद, 4 मीटर जाने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग को पता है कि डिसेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो S हम लोग को 4 मीटर पता है, U 8 मीटर पर सेकेंड, V पता है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन A इंटू 4। सो 64 A is equal to minus of 64 divided by 8 minus of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg इज इक्वल टू ma है, ठीक है। सो मतलब m कट गया, म्यू इज इक्वल टू a अपॉन जी हो जाएगा। ए जो हम लोग लेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 9.8 कर लो, है ना। 10 भी ले सकते हो, बट यहाँ पे 9.8 लेके किया हुआ है क्योंकि आंसर 0.816 तभी आएगा तुम्हारा, अदरवाइज 0.8 ही आके रह जाएगा। तो म्यू का वैल्यू 0.816। क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir.
Yes, sir. तो चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा हम लोग को जब 2-3 ब्लॉक एक के ऊपर एक रहता है तब कैसे फ्रिक्शन लगता है वो हम लोग सीखेंगे। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है और उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक है, तो तब कैसे फ्रिक्शन होता है। एक क्वेश्चन भी है एचसी वर्मा में बहुत अच्छा, उसको भी करेंगे, उससे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक करेंगे। एक स्यूडो फोर्स जब लग रहा होगा तब कैसे हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं स्यूडो फोर्स के केस में, वो वाला पोर्शन करेंगे। तो हम लोग और 2-3 जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब कर लेंगे, तो फ्रिक्शन वाला पोर्शन जो स्ट्रेट लाइन में जो फ्रिक्शन होता है वो वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तत्कालीन तुम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे वर्क करो और एचसी वर्मा पूरा करो, और डीपीपी भी एक भेजेंगे इस वीकेंड पे, उसको भी करना, वीकेंड के लिए भेजेंगे, आज भेज देंगे, उसको करना उसको। ठीक है बच्चों, और मन लगा के खूब पढ़ाई कीजिए। बार बार हमको आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को मुझे याद दिलाना है कि सर ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। ड्राइवर सीट पे आपको बैठना है, ठीक है, हम तो गाइड करते रहेंगे बस कि इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है ना।